Keep it on recording. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, हम लोग पीटर ड्रकर का मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी पढ़ेंगे अभी आज। तो पीटर ड्रकर मैनेजमेंट भी बोला जाता है, पहले बता चुके हैं हम आपको। ये मॉडर्न कंसेप्ट है क्योंकि हम लोगों ने ये सब रिवीजन कर लिया है, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं इसलिए इसको रिवाइज करती हूँ। और अब जब जो रिवीजन नहीं हुआ है, यानी प्लानिंग ऑनवर्ड रिवीजन नहीं हुआ है हम लोग क्लासेस, तो हम लोग प्लानिंग से अभी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप चैट करिए, ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। नाउ यहाँ आते हैं, पीटर ड्रकर आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट। इन्होंने कुछ नए टर्म्स क्वाइन किए क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट या अप्रोच जो मैनेजमेंट को लेके है वो पूरा मॉडर्न है, राइट। तो ही क्वाइंड सम टर्म्स लाइक लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजीज, और उन्होंने ये भी बोला उनके जो द्वारा क्वाइन किए हुए शब्द थे उसको अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट का अप्रोच होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस होना चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब मैम एक साथ मिलके काम करना। हाँ, कोलैबोरेटिव मतलब मिलजुल के काम करना। तो कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस होना चाहिए, और जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो हर जगह डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस, यानी कहीं एक जगह सेंटर्ड नहीं रहेगा, सेंट्रलाइज नहीं रहेगा पावर, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो पीटर ड्रकर ने कैसे डिफाइन किया मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट इज डूइंग राइट थिंग्स, लीडरशिप इज डूइंग द राइट, हाँ, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, यानी मैनेजमेंट क्या है? चीजों को सही तरीके से करना है। एंड लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग, और लीडरशिप क्या है कि आप सही काम ही करिए, कुछ चीज गलत हो गया उसको रेक्टिफाई करना इज मैनेजमेंट। समझ में आ रही है? और लीडरशिप क्या है कि आपका स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए कि कुछ गलत हो ही नहीं, लाइक तो जैसे कि बहुत सारे अर्ली मैनेजमेंट थियरीज के हिसाब से ड्रकर थॉट दैट सबऑर्डिनेट्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क। ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रेटजी सारे प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाए, जो सबऑर्डिनेट्स है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। डिसीजन मेकिंग के साथ जो भी रिस्क एसोसिएटेड है वो उनका भी रिस्क हो, और इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अवेयरनेस है काम के प्रति, जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अपने आप ही ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगेंगे। इसके बाद बहुत ज्यादा सुपरविजन का या बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज खुद ही अपने काम को लेकर के खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, सिंस डिसीजन मेकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन है। अब जो कुछ टर्म्स उन्होंने दिया है हम वो टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसमें कुछ खास रिवीजन ऐसा है नहीं, तुम लोग बोलो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैम डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जब हम अपने पावर ऑफ अथॉरिटी को हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं अपने एम्प्लॉय के बीच में, ताकि मैम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में जो हमारे एम्प्लॉय है उनको कोई दिक्कत नहीं हो कोई डिसीजन लेने के लिए। हाँ, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक जगह पावर केंद्रित नहीं रहेगा। एट डिफरेंट वर्क स्टेशन, एट डिफरेंट हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट हम पावर ले डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का, ठीक है, कम और ज्यादा दैट में वैरी, लेकिन हम सबको डिसीजन मेकिंग का अधिकार देंगे, ठीक है ना? एवरीबॉडी इज कैपेबल टू टेक सर्टेन डिसीजन, राइट? दिस इज और नोन मैम एज दोनों डिसेंट्रलाइजेशन। मैम दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। But he talked about decentralization. He doesn't take about this balancing thing. He talk about decentralization कि कैसे हम सारे अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ठीक है सेंट्रलाइज रहे, वो ठीक है टॉप लेवल के पास है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं, जो भी टास्क है, जो बहुत रूटीन काइंड ऑफ टास्क है, या हर एक वर्क स्टेशन पे अलग अलग जिम्मेदारियां, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से रिलेटेड जो डिसीजन है
वो हायरार्की के लोग आपस में ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज वर्कर। अब जो है नॉलेज वर्क बोलना चाहिए एक्चुअली, ये नॉलेज वर्क या नॉलेज वर्कर का क्या मतलब हुआ कि नाउ nowadays the focus is shifting from the physical labor to the mental labor। अब ज्यादा इंपॉर्टेंस लेबर्स और फिजिकल एक्टिविटी करने वाले को जो सैलरी है या जो चीजें हैं या जो ज्यादा डिमांड है वो कम है। अब जो कंसल्टेंसीज देते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जिनका एक्चुअली काम थिंकिंग है, ठीक है ना, सोचने का काम है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। देख लो, सोचने का यानी दिमागी एक्टिविटी करने का। तो उन्होंने कहा सिंस the focus is shifting, market is shifting towards the knowledge worker, तो हमको knowledge worker के creativity, they are very creative, they are flexible and freedom loving people, तो हमको ऐसे लोगों को cultivate करने के लिए freedom देना चाहिए, so that हमको इनके ideas को सुनना चाहिए, और अगर ये बहुत effective ideas है तो इसको implement भी करना चाहिए। ब्लू कॉलर वर्कर्स किसको बोलते हैं? ड्रकर ने अपने थियरी में, एमबीओ में फोरकास्ट किया था कि आने वाले टाइम में ब्लू कॉलर वर्कर्स का उतना डिमांड नहीं रहेगा। यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स मतलब कि जो लेबर्स होते हैं, राइट, तो लेबर्स का इतना ज्यादा डिमांड नहीं रहेगा जितना ज्यादा डिमांड या जितनी ज्यादा जरूरत हमको व्हाइट कॉलर वर्कर्स की पड़ेगी। व्हाइट कॉलर वर्कर्स यानी जो मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, जो नॉलेज वर्क में कंट्रीब्यूट करेंगे, सोचने, जैसे कि डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीए और भी बहुत कुछ, आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना, दे आर मेन, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा इकोनॉमी घूमेगा। तो ये ज्यादा डिमांड में रहेगा, और ऐसे लोगों को मैंने अभी भी बताया आपको कि ऐसे लोग कैसे काम करते हैं जब हम उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा फ्रीडम देते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉलेज वर्कर। उसके बाद है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में आप ये डायग्राम याद रखिए और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। सबसे पहला है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करें कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। उसके बाद उस गोल के साथ एम्प्लॉयज के गोल को अलाइन करिए। यानी कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जब भी अचीव करेंगे तो एम्प्लॉयज गोल भी उसमें रहता है ना, एम्प्लॉयज के गोल का भी ख्याल रखा जाता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयज भी ग्रो करें, ठीक है ना। तो इसको करिए, और दोनों को ही, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज दोनों को ये फ्रीडम दीजिए कि आप मिल करके, पहले क्या होता है कि नॉर्मली एम्प्लॉयर सेट्स द गोल, ऐसे नहीं करिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज यू बोथ सेट्स द गोल, आप दोनों मिल करके गोल को सेट करिए, और तब अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, जो मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स हैं जो काम वो कर रहे हैं, जो इनका टीम एक हो जाता है, ठीक है ना, सम मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सम लोअर लेवल मैनेजमेंट, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मॉनिटरिंग करती है, और ये लोग खुद ही अपना रोज का प्लान, वर्क एक्शन प्लान रोज का डिसाइड करते हैं और उसको काम करते हैं, और फिर जो टॉप लेवल है उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कि जो आपने तय किया था, जैसे कि हम कोई भी काम करने से पहले, गोल अचीव करने से पहले प्लान बनाते हैं ना, और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस है वो देखेगी कि जो प्लान डिवाइस किया गया था वो प्लान फॉलो किया जा रहा है या वो प्लान नहीं फॉलो किया जा रहा है। अगर कहीं डेविएशन है या फिर वो प्लान को फॉलो करते हुए अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव से कहीं डेविएट कर गए हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कहीं अलग पढ़ रहे हैं या कहीं अलग हो गया है हमारा रास्ता, तो दे विल गिव अस गाइडलाइंस, फीडबैक, और फीडबैक देंगे हमको, और ताकि हम वहां पे समय रहते हुए क्या करें, रेक्टिफिकेशन कर ले। और फीडबैक के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी फाइनली जब काम हो जाता है तो सारे ग्रुप का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है और देखा जाता है कि किसने अच्छे से काम किया। हो सकता है कि कभी कभी बहुत बार देखा गया कि लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, वो ज्यादा अच्छा निर्णय लेते हैं, वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, और उनका जो लिया गया स्टेप्स होता है वो ज्यादा कारगर होता है। तो ऐसे मैनेजर्स को जो काफी लोअर लेवल पे है लेकिन काफी इफेक्टिव है, इनके जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छा है, अच्छे से उन लोगों ने गोल सक्सेसफुली अचीव कर लिया, तो इनको प्रमोशंस भी करिए ताकि इनके अंदर मोटिवेशन बना रहे। और अगर किसी कारण से, ठीक है ना,
इनका ये गोल नहीं अचीव हुआ, तो दे विल रीडिजाइन देयर गोल। आप कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, आप जो टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप अलग कर सकते हैं, एक बार अलग करके देख सकते हैं कि आप इनका ग्रुप बना के देखिए किसी दूसरे मैनेजर्स और दूसरे सबऑर्डिनेट्स का, और उस ग्रुप में देखिए कि क्या ये इफेक्टिव रहता है, एंड देन वो अगेन ये सारा प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। इसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एमबीओ, like management by objectives. First set the objectives of organization, then align the organizational objectives with employee objectives. Employees are also contributing in setting the objectives, and then collaborative effort to achieve that objectives. ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? नाउ Yes, इसके ma'am. बाद उन्होंने कहा था स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम ओरिएंटेड। यानी कि उन्होंने किस तरीके का प्रैक्टिस बोला था? पीटर ड्रकर हैज टोल्ड कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जो काम है बहुत स्पेसिफिक होना, जो गोल है वो काफी स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए कि ये हमारा गोल है, ठीक है ना, टू अचीव 50% मार्केट ग्रोथ, राइट, दिस इज माई अचीव। मेजरेबल होना चाहिए, 50% मार्केट ग्रोथ फ्रॉम विच प्रोडक्ट, ठीक है ना, आपको चाहिए कितने दिनों में, तो 1 ईयर में, ठीक है ना, दिस 50% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमको फाइनेंशियल ईयर तक, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये 50% अचीव कर लेना है। मेजरेबल हुआ ना, स्पेसिफिक भी हुआ और मेजरेबल हुआ, अचीवेबल, Yes, ठीक है। 50% क्या आपका अभी का जो आपके पास जो भी चीजें हैं आपके पास अवेलेबल, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो लोग हैं, आपका जो कैपिटल है, और जो भी आपके पास फैसिलिटीज है, उसको यूज करके क्या आप राइट नाउ 50% अचीव कर सकते हैं। अगर 50% लगता है कि बहुत बड़ा गोल है, तो यू कैन रिड्यूस दिस टू 35%, जो अचीवेबल हो आपके लिए, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो चीज अचीवेबल हो, ऐसा कोई इम्पॉसिबल प्लान नहीं बना लेना है जिसको आप अचीव नहीं कर सके। रेलिवेंट यानी कि वो आज के युग में, आज के मार्केट टाइम में, आज के मार्केटिंग एरिया में वो रेलिवेंट होना चाहिए आपका गोल, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उसका डिमांड होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अभी इररेलिवेंट है, तो ऐसे भी आप गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। रेलिवेंट मतलब टाइम के साथ वो चीज उस चीजों का डिमांड होना चाहिए, ठीक है ना, that Yes, ma'am. becomes relevant, and then time oriented मतलब also जो भी आपको गोल अचीव करना है, you should make a time frame कि हम इतने दिनों के अंदर इसको अचीव कर लेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, whatever the time frame is, ठीक है ना। आपके पास एक टाइम स्लॉट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टाइम स्लॉट नहीं रहेगा तो आप भटक जाएंगे, ठीक है ना, आप अचीव नहीं कर पाएंगे और भटक जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट पीटर ड्रकर्स मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। कुछ इसमें है? कोई इसमें कुछ पूछना है? पीटर ड्रकर हमने खत्म कर लिया, नहीं ना? मैम पीपीटी में जो बनाएंगे, हाँ, मैम उसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे लिखना है, मतलब जैसे मैम पीटर ड्रकर लिखेंगे, फिर डिसेंट्रलाइजेशन लिखेंगे, नॉलेज वर्क लिखेंगे, ऐसे करके मैम बनाएंगे। हाँ ऐसे ही बनाते हैं मैम लिखना तो होता ही पीपीटी। नहीं है पीपीटी में। पीपीटी में खाली पावर पॉइंट पॉइंट वाइज। होता है, आप पॉइंट्स लिखिए, और हाँ ऐसे ही यस लिखिए, मैम। आप देखिए पीपीटी कैसे बनते हैं, आप इंटरनेट पे जाके देखिए कि पीपीटी कैसे बनाया जाता है। मैम देख लिए थे, बस मतलब पूछना था, जैसे पीटर ड्रकर था सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना था, या जितना पॉइंट है उसको लेके पॉइंट वाइज करते जाना है, ये बस पूछना नहीं, था ये मैम। पूरा ये बहुत बड़ा नहीं है नैना, इसीलिए पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। ओके पीपीटी मैम। में जो भी लिखना है लिखिए, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। नॉर्मली पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यस यू हैव मैम। टू राइट यस द मैम। पॉइंट्स ओवर देयर, और सब कुछ अपने ही आपको। लेकिन मेरा जो मेजर कंसर्न रहेगा वो आपके प्रेजेंटेशन से रहेगा कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। रीडिंग स्टाइल रहेगा तो ओके मैं मैम। बहुत पुअर मार्क्स दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करेंगे तो फिर वो अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? ओके ठीक है, मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम फिर अगर खत्म हो गया तो दिक्कत होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं टॉपिक पे, किसी और को कुछ पूछना होगा तो आई एम देयर। 1 2 3 4 प्रेजेंट मैम। 4 प्रेजेंट। यस मैम। 5 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 Yes, ma'am.
8, Yes, ma'am. 9, Yes, ma'am. 10, Yes, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, 12, Yes, ma'am. Yes, 13, ma'am. 13. Yes, ma'am. 14, 14, 15, 16, Yes, ma'am. 17, 16. Ma'am, 16. 17, 18, 19, Yes, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Yes, ma'am. 21. 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29. ठीक है, अटेंडेंस हो गया। आप चैट करिए, आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही है। मैम उसका रोल नंबर छूट गया है। क्या नाम है उसका? सनी है 26 है। ठीक, हो गया। ठीक है, मैं फिर इसके आगे के टॉपिक को भी जो टाइम है मैं उसमें यूज कर लेती हूँ। अच्छा, हमारा तो फंक्शंस है ना, फंक्शन से स्टार्ट करना है। तो अच्छा ठीक है, नहीं एक बार मुझे याद है कि एक बार दुर्गेश ने कहा था कि जो वो मोटिवेशनल थियरीज है वो नहीं समझ में आया था, तो या फिर उसका छूट गया था व्हाटएवर, तो उसको कवर कर लेती हूँ मैं। एक मिनट रुकना, लेट मी चेक इधर वो है या नहीं है। प्रोडक्शन में तो नहीं है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में भी नहीं है, इसमें होगा क्या ये? लेट मी चेक, इसमें शायद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, हाँ इसी में है। ओके, तो तुम दुर्गेश बताओ कि तुम्हारा कहाँ से छूटा हुआ है? पूरा याद ही मोटिवेशनल मतलब थ्योरी मेरा छूटा हुआ है, क्लास छूट गया था। पूरा मोटिवेशनल थ्योरी मतलब ये हाथरन एक्सपेरिमेंट सब हुआ है या वो भी छूटा हुआ है? नहीं नहीं मैम, वो हो गया। वो हो गया है, ठीक है, तो हम लोग इसके आगे से शुरू करते हैं। हम नहीं है अच्छा, इसमें। इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं है वो, ठीक है। ठीक है, अभी वो कहाँ है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक मिनट मुझे टाइम दो। अदरवाइज अगर बिना पीडीएफ के आप लोग समझ जाएंगे तो मैं वो भी बता सकती हूँ। क्या नाम था उसका, उस थियरी का कुछ याद आ रहा है अंकित? लेट मी चेक। बिहेवियरल अप्रोच करके मैंने कुछ भेजा हुआ है क्या आप लोगों को? बहुत पहले होगा ये सब। मैम ग्रुप में भेजा हुआ है बिहेवियरल ऑब्जर्वर्स वाला। है बिहेवियरल करके, तो वही एक्चुअली वही है वो। यस इसी को मैम, बता है रही ग्रुप हूँ। में। हाँ, बिहेवियरल आ साइंस गया करके है मैम। आ गया ये, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहेवियरल साइंस है, ठीक है ना। बिहेवियरल साइंस एल्टन मायो ने सबसे पहले हमारे यहाँ आया प्री साइंटिफिक थियरीज। प्री साइंटिफिक थियरीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्री साइंटिफिक थियरीज में बहुत सारे लोग आए और अपना किससे देखो मैनेजमेंट के बारे में उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफी मॉडर्न था, काफी व्यापक था, लेकिन दे टच जस्ट वन और टू पॉइंट्स, ठीक है ना। उन लोगों ने एक
पूरा का एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं था जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, वैसा अप्रोच उनके इसमें नहीं दिखा, राइट। जो कि बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर के इसमें देखने के लिए मिला, या फिर हेनरी फ्यूल में मिला, या फिर उसके बाद आए ये क्या नाम है इसका, मैक्स वेबर, इसमें मिला। ये इतना होलिस्टिक अप्रोच नहीं था, राइट, उन लोगों का। तो इसीलिए जहां होलिस्टिक अप्रोच के कमी में वो जो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद जो हमारा मेजर आया, वो आया क्या, तो हम जानते हैं कि हमने क्लासिकल थ्योरी देखा। क्लासिकल थ्योरी को हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्लासिकल थ्योरी में ही एक्चुअली सेट हुआ था। तो क्लासिकल थ्योरी में एफडब्ल्यू टेलर को हम लोगों ने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन हम लोगों ने फाइनली देखा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी। इसके बाद आया हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, राइट। यस मैम। ठीक है, तो बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ तक अभी तक जो भी था, इससे पहले लोग बहुत सारे आए और बोले। उसके बाद जो फंडामेंटलिस्ट आए, जो हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट आए, वो उन लोगों ने भी सारी बातें कही, लेकिन उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए सारी बातें कही। एम्प्लॉय के लिए कुछ अलग से कोई स्टेटमेंट ऐसा जो बहुत माइलस्टोन के रूप में काम करे, ऐसा कुछ नहीं गया। स्पेशली मोटिवेशन को लेकर के तो कुछ कहा ही नहीं गया। ठीक है, कहीं कहीं इक्विटी और फेयर वेजेज और रेम्यूनरेशन की बात की भी गई, लेकिन कहीं पे भी मोटिवेशन टर्म जो है वो कहीं पे भी नहीं आया। तो इसके बाद हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि हॉथरॉन रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं क्या है, मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, दे आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम मशीन्स की तरह, कैपिटल्स की तरह, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो भी कुछ है उसकी तरह नहीं यूज कर सकते। इसको हम कैसे यूज करेंगे? इसको हमें यूज करने के लिए कुछ ना कुछ अलग तरीका होना चाहिए, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज? बिकॉज इट इज थिंकिंग बीइंग, राइट। ये सोच सॉरी, ये सोच सकता है, ये समझ सकता है, ये रिएक्ट करता है, इसे अच्छा लगता है, इसे बुरा लगता है। तो ये कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम तो है नहीं कि आपने एक बार प्रोग्रामिंग सेट कर दी और उस हिसाब से क्या हो रहा है कि काम होता जाएगा, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट। तो क्या इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि एक बड़ा से ऑर्गेनाइजेशन में जब क्लास, अभी तुम लोग अपना एग्जांपल ले लो। कल हमने आप लोगों को भेजा था कंबाइंड, इसीलिए भेजा था कि ये चीज हम कल ही क्लियर कर लेते कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और हम लोग इकट्ठा क्लास कर सकते थे, सिंस ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है अलग अलग, लेकिन ठीक है। तो कल आप लोगों में से बहुत कम लोग टर्न अप हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक बार अलग से इन सबको बुला करके सब लोग प्रेजेंट रहेंगे, इनका क्लास है, तो लेट्स आस्क, ठीक है ना, कि क्या उनको सूट करता है। तो अभी कैसे है यहाँ पे कि हमने सोचा कि पूछते, अभी यहाँ पे इन्होंने भी देखा कि जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर वेरी डिफरेंट। वो कभी कभी बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है 4, 5, 10, 15 लोगों के ग्रुप में तो इतना ज्यादा डेविएशन है, इतने ज्यादा मत का अंतर होता है ना, मत का अंतर। आप लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया, राइट? यस मैम। तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे काम चलेगा अगर हम इनको साथ लेकर के नहीं चलेंगे? तो साथ लेकर के चलने के लिए क्या चाहिए कि आपको इनको कुछ अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मशीन नहीं है कि जहां बैठा देंगे वहां बैठ जाएंगे। ये क्या है? ये ह्यूमन बीइंग है, ये सोचते हैं, ये फील करते हैं, इन्हें अच्छा या बुरा लगता है, तो आपको इनको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ये दिमाग में आया किसके? एल्टन मायो के। तो उन्होंने एक हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किया एल्टन मायो के साथ, रथन्सबर्ग और एक और थे, जो तीनों लोगों ने मिलके किया था। ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी पे हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां पे उन लोगों ने
4-5 एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और देखा कि इनफॉर्मल ग्रुप्स में जहाँ पे सुपरविजन बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, वो थोड़ा लूज है, या फिर बहुत चीजों को जहाँ पे उनको ज्यादा रेस्ट पीरियड दिया जाता है, वहां पे जो काम है, वहां पे जो प्रोडक्टिविटी और वहां पे जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू अभी तक का जो हमारा अप्रोच रहा है ह्यूमन बीइंग को डील करने का उस कंपैरिजन में, राइट। तो ये तो सबसे पहले एल्टन मायो, इसीलिए एल्टन मायो को फादर ऑफ क्या बोला जाता है? आप लोग बोलिए, मैं नहीं बताऊंगी अब। एल्टन मायो को क्या बोला जाता है? अभी तक हमने मोटिवेशनल थियरी को टच नहीं किया है, इसीलिए मैं कोई इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रही आपसे, इससे पहले तक की ही क्वेश्चन न्यू क्लासिकल थियरी पे ही अभी हम। एल्टन मायो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। फादर ऑफ पर्सनल, ठीक है ना, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, राइट। तो हमने कहा कि ये फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है या फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, हमने एल्टन मायो को कहा, ठीक है। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो एल्टन मायो ने जब ये सब दिया उसी समय कंटेम्प्ररी में अब्राहम मास्लो, हर्जबर्ग और मैग्रीगर ने मोटिवेशन पे कुछ काम किए थे। तो साफ बिहेवियरल अप्रोच को ही सपोर्ट करने के लिए इनके भी मोटिवेशनल थियरीज आए, जिसमें हम पहले मास्लोज नीड हायरार्की देखेंगे। मास्लोज नीड हायरार्की, यू जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो मास्लोज नीड हायरार्की थियरी में क्या है कि मास्लो ने कहा कि जो इतने सारे लोग जो काम करते हैं ना, वो यूं ही नहीं काम करते हैं, वो अपने किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। नीड होता है इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन, यही नीड इनको मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। आप लोग क्यों पढ़ाई करते हो? खुद को बोलिए। सेटिस्फाई करने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए नहीं, नीड को फुलफिल करने के लिए। कौन से नीड? कौन जो से हमारी नीड? करेक्ट। जो हमारी डेली नीड है, तो वो नीड जो हमें सेटिस्फाई करता है अंदर से। अच्छा, और किसी का आंसर? क्योंकि सबके आंसर इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें आप एक ही आंसर लिखे। आप क्यों पढ़ते हैं बताइए? नॉलेज के लिए फ्यूचर मैम। सिक्योर। क्या? एक एक करके। नैना तुम कुछ बोल रही थी, पहले तुम बोलो। मैम फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। और अभी कोई कुछ बोल रहा था कंप्यूटर रिलेटेड, उनका क्या आंसर था? लेट देम स्पीक, लेट हर स्पीक। बताइए आप क्या बोल रही थी? मैम नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, विश्वजीत आपका क्या आंसर है? क्या हुआ? बोलो, मैं नाम लेकर पूछ रही हूँ। चंदन, क्यों पढ़ते हैं आप क्यों पढ़ते हैं? हम तो पढ़ लिए जो पढ़ना था, आप क्यों पढ़ते हैं? हम क्या अपना फ्यूचर बनाने के लिए। फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है, यानी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर में सब कुछ सही रहे, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपका लाइफ व्यतीत हो और आप इजी लाइफ को जी सके, थोड़ा कंफर्ट और थोड़ा लग्जरी से अपने लाइफ को व्यतीत कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सके, इस सब पर्पज से आप भी पढ़ाई करते, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी, ठीक है, आपके फादर पढ़ाई नहीं करते होंगे, अब आपके फादर काम करते होंगे, तो वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते होंगे, अपने फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते होंगे। इसी तरह आप देखिए अपने अगल बगल, तो हर लोग आपको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ काम करता हुआ मिलेगा, मिलता है। यस मैम। किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व है, वो जिस चीज में भी इन्वॉल्व है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी जरूरतें हैं। वो जरूरतें नहीं होती तो शायद वो काम करता हुआ आपको नहीं दिखता, ठीक है ना, वो कुछ और करता हुआ दिखता। वो क्या करता हुआ दिखता? दैट इज विल डिस्कस अनदर लेटर। अभी हम लोग सिर्फ इस पर आते हैं। तो जरूरतें क्या करती है? आपको आपके टोज पे रखती है, ठीक है ना, आप उसके लिए आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आदमी क्यों काम करता है, तो आदमी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। अब इन्होंने मेजर हो तो ये जरूरत है क्या, ठीक है ना, आपके लाइफ में आपने बताया कि आप पढ़ते हैं ताकि आपका फ्यूचर हो सके, ठीक, बढ़िया हो सके, इसलिए आप पढ़ते हैं। आपको अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है पढ़ करके, इसलिए आप पढ़ते हैं। कोई लिखता है तो वो इसलिए लिखता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है लिखने में। अभी यहाँ पर है कि ये जो नीड्स है इनको सही से आइडेंटिफाई करना है। तो मास्लोज ने कहा कि नीड्स को 5 भागों में आप बांट दीजिए। सबसे पहले नीड्स, सबसे पहले तो 3 भाग में, ठीक है ना। सबसे पहले नीड्स को हम बेसिक नीड्स कहते हैं या फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स।
बेसिक नीड्स को हम फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है ना, जो आपकी शरीर की जरूरतें हैं, जैसे कि खाना, ठीक है ना, पानी, नींद, ये सब अगर ना हो तो तुम्हारी बॉडी विल आस्क यू ना कि मुझे भूख लगेगा। कोई तुम्हें आके बोलता है कि अरे भूख लगी है, खाना खा लो, तुम्हें भूख लग गया होगा, देखो सीखो पूछो अपने पेट से भूख लगा होगा, ऐसे कोई बोलता है, सिखाता है तुम्हें? यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो, तुम्हारा बॉडी तुमको बताता है कि आपको क्या हुआ है, भूख लगा है, राइट? वो ऐसे आपको सिम्टम्स देता है। उसी तरह प्यास लगती है, तो ये आपको कोई सिखाता नहीं है। ये सब सिखाने के लिए कोई कॉलेज स्कूल में एडमिशन नहीं लेना पड़ता, जो आपको पता चले कि कैसे भूख लगती है और कैसे प्यास लगती है, ठीक है? भूख, प्यास, नींद, ये सब आपके बॉडीली रिक्वायरमेंट है, आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट है, और ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है आदमी का। इसीलिए जब आदमी काम करता है, कोई भी काम करता है, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपने फैमिली को अच्छा खाना खिला सके, ठीक है ना, अपना और अपने फैमिली का ठीक से पेट भर सके, राइट? उसके बाद पानी होना चाहिए, नींद होना चाहिए, सोने के लिए जगह होना चाहिए। तो दीज आर व्हाट, दीज आर साइकोलॉजिकल नीड्स। ये बेसिक नीड्स का पहला हिस्सा है, ठीक है ना, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड आप देख सकते हैं कि पिरामिड के सबसे नीचे है, राइट? दिख रहा है? उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद बेसिक नीड में ही जब आपके शारीरिक आवश्यकताएं पूरे होने लगते हैं, तो इसके बाद क्या आता है, सेफ्टी नीड्स, ठीक है? सेफ्टी नीड्स किसको कहेंगे हम? सेफ्टी नीड्स यानी अब आपके पास खाने पीने का पूरा इंतजाम है, तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये चिंता होती है कि ठीक है भाई, हम जब तक है तब तक तो सारा काम हो रहा है, हमारे बाद क्या होगा? तो व्हाट विल डू, हम कुछ पैसे जमा करते हैं बैंक में, कुछ फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं, या घर बनाते हैं। सबसे पहले एक ठीक ठाक अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए घर बनाते हैं, छोटा ही सही, जैसा भी हो, जितनी भी आपकी सेविंग्स है उसी सेविंग्स के हिसाब से, लेकिन क्या करते हैं, अपने फैमिली के लिए सिक्योर करते हैं कि कुछ ना कुछ सेफ्टी रहेगा। यहाँ पे कैसी सेफ्टी है, तो मौसम के वियर एंड टियर से, जो मौसम में बाढ़ आता है या गर्मी होती है या कुछ भी ऐसा होता है, वो सब से आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने फैमिली को। फिर आप क्या करते हैं, तो इंश्योरेंस खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, ताकि आप जब तक है तब तक भी आपको रिटर्न मिलता रहे, और उसके बाद भी इंश्योर्ड रहेगी आपकी फैमिली, राइट? उनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलता रहेगा। होता है ये? यस मैम। होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद और भी ज्यादा पैसा है, उसके बाद और कुछ सिक्योर करना है, तो ठीक है हम मेडिक्लेम्स ले लेंगे। तो ये सब क्या होगा, ये सब सेफ्टी को सिक्योर करने का तरीका है, जहां पे आपने क्या किया, अपनी फैमिली को सिक्योर किया है। आप अब थोड़ा निश्चिंत हैं कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली बेहतर हालत में है, ठीक है ना, मैं इनको सपोर्ट कर भी रहा हूँ और इनको मेरे बाद भी सपोर्ट मिलता रहेगा, राइट? तो अभी आपने क्या किया, सेफ्टी नीड्स को फुलफिल किया। उसके बाद है नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स, मतलब ठीक है, जब आपकी ये जो बेसिक रिक्वायर, ये दोनों बेसिक नीड्स में आ गया, ठीक है ना। इसमें एक आया क्या, फिजियोलॉजिकल, और दूसरा क्या आया, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद क्या हमने देखा, बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने सेफ्टी नीड्स देखा। अब आ गया साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स को हम सेकेंडरी नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी नीड्स, बेसिक नीड्स और ये प्राइमरी नीड्स और बेसिक नीड्स एक ही चीज है। इसके अंदर आएगा आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स। उसके बाद सेकेंडरी नीड्स में साइकोलॉजिकल नीड्स आते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल नीड्स के ग्रुप बने, ठीक है ना, लोग हमसे दोस्ती करें, लोग हमसे बातें करें, लोग हमारी बात को सुने, हमें एक्सेप्ट करें। होता है ऐसा कहीं पे भी। अभी आप लोग सिमिज में ही आए होंगे क्लास में, तो लगा होगा ना कि दोस्ती हो, किससे बात करे, क्योंकि अगर कोई किसी से बात नहीं करेगा, मान लीजिए आपसे कोई बात नहीं करता है, 15 दिन